कहानी मन दर्पण का चौथा भाग। जिस सोच ने उसके मन में उथल पुथल इस तरह मचा दिया था कि उसमें डूबकर ही उसकी मंजिल तक पहुंचने के बाद ही उसकी तंद्रा टूट सकी। उसको बार बार इंगित कर, बातों को घुमाकर संबंधों पर विवेचना इस तरह से प्रदीप सिंह ने छेड़ दिया था कि वो बीते हुए कल की यादों से गुजरने पर मजबूर हो गई थी, ताकि वो गलत कहीं से भी ना होने की कोई गुंजाइश न छोड़े और अपने मन मस्तिष्क के मंथन के बाद इसमें सफल होकर ही उसका मन शांत हो पाया। खुद को थोड़ा संयमित पाने के बाद ही वो उस ऑडिटोरियम के माहौल से बाहर आ पाई। घबराहट और बौखलाहट के मारे वो वहाँ से लौट तो आई थी, मगर वहाँ हुआ क्या? संजय प्रदीप सिंह और उसके लोगों से निपट पाए या फिर उस दरिंदे ने उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया होगा? नहीं, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। किसी अप्रत्याशित डरावने अनिष्ट से उसका मन कांप उठा। वहाँ क्या हुआ और उसके बाद क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब कुछ जानने के लिए बेचैन और तत्पर हो गई। अब वो पहले की भांति इस दुनिया समाज के कठोर सच से दूर अपनी दुनिया में खोए रहने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहाँ किससे कौन कांटेक्ट करता है, किसकी दोस्ती किससे है, लड़कियों के हॉस्टल से लड़कों के हॉस्टल तक बातें कैसे पहुँचती हैं और कैसे सब कुछ मालूम किया जाता है, सब कुछ पर अपनी गिद्ध निगाहें रखने लगी। सब कुछ जान लेने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी और हर दिन नए नए खबरों से अवगत होने लगी। कॉलेज कैंपस अब देखते ही देखते नेतागिरी और राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया। दोनों दल एक दूसरे के साथ छींटाकशी से लेकर हाथापाई तक पर उतरने लगे। एक लड़की को लेकर आन बान शान की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने से लेकर हाथ पांव तोड़ देने की कोशिशें करने लगे। जाहिर सी बात है, जो गुट शक्तिशाली और भारी पड़ रहा था वो अपने मंसूबों में सफल हो रहा था। कमजोर गुट हताशा और घबराहट के भौर में उलझते जा रहा था। कॉलेज राजधानी में स्थित होने के कारण कॉलेज कैंपस की राजनीति महकमे तक पहुंचने लगी। शक्तिशाली गुट सरकार तक आसानी से पहुंचने का मद्दा रखता था, सो पहुंच गया, या यूं कहिए बाई डायरेक्शनल होकर राजनीति कैंपस तक सरकार पहुंच गई। वो विलेन गुट की जाति से थी और हीरो गुट दूसरी जाति के। वैसे तो सरकार और राजनीति पार्टियां जाति की परिचायक नहीं होती, मगर ये जातिगत लड़ाई व्यवहारिक तौर पे राजनीतिक पार्टियों से जातिगत पार्टियों में तब्दील हो गई। प्रदीप सिंह के खिलाफ लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। वो शक्तिशाली गुट का नेता था। संजय और उनके लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे में उन्हें उस वक्त के विपक्ष के नेता श्री नीतीश कुमार जी की याद हो आई, जिनकी छवि सच और ईमानदारी के रास्ते पे चलकर न्याय के लिए न्याय का साथ देने से पीछे नहीं हटने वाली थी। उनके शरण के छत्र छांव में जाकर अपनी लड़ाई को लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस वक्त। अब शायद उसे इस मामले के सुलझने के कोई शुभ संकेत मिले, कहीं से कोई न्याय के आरंभ की दिशा में बढ़ता हुआ कदम दिखे। ऐसी कोई खुशनुमा खबर आने के पहले ही उसके लिए घर से बुलावा आ गया, क्योंकि कैंपस हरकम जंगल के आग की तरह उसके घर, उसके शहर पहुंच गया। अब उससे कुछ भी कहने सुनने पूछने की कोई गुंजाइश घर वालों के पास नहीं बची थी। सो आनन फानन में उसकी शादी तय कर दी गई और संपन्न भी कर दी गई। शादी के पहले जो जिंदगी एक नाव पे सवार थी, अब दो नावों पे सवार हो गई। शादी के उपरांत जिस शांति सुकून की उम्मीद उससे पहले से ज़्यादा थी,
उसका तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, बल्कि जिंदगी ऐसे छिन भिन होने लगी जैसे पैरों के नीचे ना जमी थी और सर के ऊपर ना आसमां था। कैसे जिए, कहाँ रहे। जिंदगी में भागम भागी मच गई, जैसे जिंदगी को ऊपर ही ऊपर किसी ने लूट लिया हो। पिता कहे, हमें तुम्हारी समस्याओं से अब क्या लेना। पति कहे, पैरों के नीचे से जमी खिसक गई है तो बाप के घर जा, वही माथा फोड़। ससुर दामाद की इस रस्साकसी में पिसती हुई लड़की को एक दिन उसके पिता ने उसे अपना फरमान सुना दिया। अगर मुसीबतें तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी तो ये जगह बदल दे, तू कहीं और जाके अपने जीवन को बचा। तू इस बिहार को छोड़ दे, इस बिहार को छोड़ दे, छोड़ बिहार। उसके कानों में ऐसी कठोर वाणी पड़े जो एक भद्दी गाली की तरह लगे। उसका मस्तिष्क उसे झकझोर गया। क्या क्या सुना मैंने? बिहार छोड़, क्या मतलब इसका? जिसका जन्म बिहार में हुआ, शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई, शादी बाप ने बिहार में ही कर डाली, वो अब बिहार छोड़ दे, बिहार छोड़ दे। वो क्यों, आखिर क्यों? उसका दुस्साहसी जंगनुमा चुनौती भरा अतीत उसके दिलो दिमाग में क्रोध के ज्वाला को और भी बढ़ा गए। ये बवंडर, ये बवाल प्रदीप सिंह के हरामीगिरी से ही शुरू हुआ है। क्यों वो ऐसे वक्तव्य देता रहा है खुले मन से, जिसकी सफाई उसे अपनी लिखी कहानी के मंथन करके देना पड़ता है और अपने ही बाप से ऐसे फरमान सुनने पड़ते हैं। वो नहीं छोड़ेगी बिहार, हरगिज नहीं। वैसे भी मायके में, बाप के घर में उसका गुजारा संभव ही कितना हो पाता। जिन्हें अपनी ब्याहता बेटी कूड़े की ढेर लगती हो, उनके लिए किसी तरह की जिम्मेदारी को निभाने की उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऐसे लोगों की गालियों से डर कर, घबरा कर वो नहीं छोड़ेगी बिहार। कहानी मंदर्पण आगे यूं ही जारी रहेगी अपने अगले अंक में, अगले भाग में। धन्यवाद।